So yesterday, you know that we have done with the covalent bonding. कोवलेंट बॉन्डिंग में मैंने आप लोगों को कुछ बॉन्ड्स बनाने के लिए दिए थे, कुछ कंपाउंड्स के। अगर किसी से कोई नहीं बना तो यू कैन आस्क मी। C2H6, इसमें देखें कि 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो कम अमाउंट में आपके पास जो है वो कार्बन है, तो कार्बन को आप लोग जो है वो सेंटर में बना लेंगे इस तरह करके। कार्बन जो है ये ग्रुप 4 का होता है और हाइड्रोजन का कोई ग्रुप नहीं होता। इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही इसको मजीद इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये मैंने आपको कहा था, आप लोग याद रख लीजिएगा। तो ये 2 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दें, ठीक है जी, और 3 हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन को दे दें, लाइक दैट। ठीक है जी, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ने एक ही बॉन्ड बनाना होता है, तो डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस। इसी तरीके से इन हाइड्रोजन में भी एक एक बॉन्ड बनाना है, तो डॉट क्रॉस आप लोग यहाँ पे बना दीजिए। ठीक है जी। अब कार्बन जो है ये ग्रुप 4 का होता है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 कम थे, तो इसने 4 अपने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में यूज करने थे, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने यूज करनी है शेयरिंग में। ठीक है जी। तो बाकी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन इसने मजीद जो है वो यूज करना है शेयरिंग के लिए, तो उसको बीच में बना दो, एक इस कार्बन का और एक जो है वो दूसरे वाले कार्बन का, और यहाँ पे की बना दें कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो किया है। सो दिस इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ C2H6। ठीक है जी। तो ये डेटिव बॉन्ड है ना? कोई डेटिव बॉन्ड नहीं है। क्यों डेटिव बॉन्ड है? इस कार्बन का भी क्रॉस वाला, इस कार्बन का भी क्रॉस वाला, दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग की है, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन को हमने, क्योंकि हैं ही दोनों सेम एलिमेंट, तो कार्बन से क्रॉस से शो किया हुआ है जी। किसी और का भी क्वेश्चन हो इसके अलावा? नहीं जी, चलिए जी। हम लोग अपना नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं जी, अगला बॉन्ड विच इज द डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड जो है ये एक स्पेशल टाइप का कोवलेंट बॉन्ड होता है, जिसमें एक ही एटम शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन देता है। म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती, बल्कि एक ही एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है फॉर शेयरिंग। ठीक है जी। तो इसको लिखने कि a special type of covalent bond in which only one atom provides electrons for sharing. The other atom does not take part in sharing. ठीक है जी। इसमें जो एटम शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है उसको हम डोनर कहते हैं। द एटम which provides electrons for sharing is donor। ठीक है जी, उसको हम लोग डोनर का नाम देते हैं। और द अदर एटम which does not provide electrons for sharing is receptor। ठीक है जी।
चलिए जी, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। होती इसमें भी शेयरिंग है, लेकिन इसकी शेयरिंग एक स्पेशल टाइप की होती है जिसमें सिर्फ एक एटम जो है वो शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसकी दो एग्जांपल्स जो है वो आपके पेपर में दो डिफरेंट तरीकों से आ चुकी हैं। एक कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO, ठीक है। कार्बन जो है ये ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन जो है ये ग्रुप 6 से बिलोंग करता है जी। तो ग्रुप 4 और 6 के दरमियान हमेशा आपको पता ही है कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो इनमें भी पहले कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा। तो कार्बन जो है ये कार्बन है और ये आपका ऑक्सीजन है। दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब आप लोग इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग स्टार्ट करें तो आपको देखना होता है कि किसको कम इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस शेल स्टेबल करने के लिए। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन बीच में ले आएगा, और दो दो इलेक्ट्रॉन कार्बन भी बीच में ले आएगा। कार्बन के इलेक्ट्रॉन डॉट वाले हैं और इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रॉस वाले हैं। ऑक्सीजन का वैलेंस शेल स्टेबल हो गया है, ये 4 और 4 8, लेकिन कार्बन का कंप्लीट नहीं हुआ, 4 और 2 6, तो इसका शेल अभी भी स्टेबल नहीं है कार्बन का। तो अभी ऑक्सीजन क्या करता है कि अपने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे रखे हुए हैं इनको ये बीच में ले आता है इस तरह करके। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बीच में आए हैं ये ऑक्सीजन से आए हैं, तो ये वाला आपका डेटिंग बॉन्ड है, क्योंकि ये ऑक्सीजन ने सिर्फ शेयरिंग के लिए दिए हैं, जबकि ये दो जो हैं ये आपके कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड में आप देखें कि म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, यानी दोनों एटम्स ने टेक पार्ट किया है। यानी कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है वो डॉट वाला है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाला है। तो दोनों डॉट्स कार्बन से आए हैं और दोनों क्रॉस ऑक्सीजन से आए हैं, लेकिन उसके बाद ये जो दोनों क्रॉसेस हैं ये ऑक्सीजन से यहाँ पे आए हैं, तो दिस इज माय डियर डेटिंग बॉन्ड। ठीक है जी। ये इसकी पहली एग्जांपल है। दूसरी जो इसकी एग्जांपल है वो है जी अमोनियम के सॉल्ट्स। अमोनियम के सॉल्ट्स बनते कैसे हैं? एक गैस होती है जिसको कहते हैं अमोनिया गैस, वो जब भी किसी एसिड के साथ मिलती है तो उसके रिजल्ट में हमेशा अमोनियम का सॉल्ट बन जाता है जी। ठीक है जी। लेट्स सपोज आपके पास NH3 है, ये जब HCl के साथ मिलेगा तो NH4Cl बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड बनता है सॉल्ट, दिस इज द अमोनियम सॉल्ट। तो इसको हम लोग जो है वो डिटेल में जरा डिस्कस कर रहे हैं। ये वाला रब कर दूं बच्चों। अच्छा जी, इसको देखते जाए। सबसे पहले देखिए जी, ये NH3 है, तो NH3 का स्ट्रक्चर आपने बनाया होगा। नाइट्रोजन जो है ये ग्रुप 5 का होता है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन का कोई ग्रुप तो नहीं होता, लेकिन इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस शेल स्टेबल करने के लिए। तो ये नाइट्रोजन के साथ हम लोग 3 हाइड्रोजन जो है ये बना देते हैं, लाइक दैट। ठीक है जी। ये डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, डॉट क्रॉस, ये हाइड्रोजन हैं। ठीक है जी। और नाइट्रोजन के हम लोग क्रॉस से शो कर देते हैं, यहाँ पे की भी बना देते हैं कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाला है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन व्हाइट डॉट वाला है। अब उसके बाद दूसरी चीज, ये HCl है, इसमें जो क्लोरीन है ये ग्रुप 7 से बिलोंग करता है जी। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के साथ ये भी एक बॉन्ड बनाएगा, तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को हम लोग शेडेड डॉट से जो है वो शो कर देते हैं, H और Cl। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन व्हाइट डॉट वाला है और ये वाला शेडेड डॉट वाला है जी। तो क्लोरीन के बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से बना दो। ये ग्रुप 7 का है, तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसने शेयर कर दिया, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन बना दें। ठीक है जी, ये अमोनिया है, ये HCl है। ठीक है जी। अब इसमें गौर से देखिएगा कि होगा क्या, कि जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो अमोनियम का सॉल्ट बनता है, और वो कैसे बनता है? सबसे पहली चीज, ये एसिड है HCl। एसिड जो है वो दुनिया की हर वो चीज होती है बेटा जो अपनी औकात पानी में दिखाती है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करके।
तो ये एसिड यहां से क्या करेगा कि अपना हाइड्रोजन जो है वो निकाल देगा, लाइक दैट। इसने अपना हाइड्रोजन यहां से निकाल दिया और उसका इलेक्ट्रॉन बेचारे का छीन लिया है। ये H पॉजिटिव बन गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको मैं यहां पे बना रहा हूं। ये एक इलेक्ट्रॉन इसने जो है वो हाइड्रोजन का छीन लिया है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। यहां तक समझ लगी है? यानी HCl ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन के उसको बाहर निकाल दिया, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस हाइड्रोजन पॉजिटिव को ये जो अमोनिया है इसके पास ये लॉन पेयर है, ये इसको डेटिव बॉन्ड के जरिए देगा, तो इसको अपने साथ जोड़ लेगा। तो देखें जी क्या बनता है, ये N, इसके साथ अब 4 H लग गए हैं। ठीक है जी, ये सारे के सारे H हैं। दिस इज डॉट क्रॉस, दिस इज डॉट क्रॉस, दिस इज डॉट क्रॉस एंड दिस इज क्रॉस क्रॉस। और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, +1, क्योंकि इसका जो चार्ज है वो इस पूरी चीज के ऊपर आ जाएगा। इसमें से ये वाला जो है ये आपका कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग हुई हुई है। ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, और ये वाला जो है ये भी कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन ये वाला जो है ये आपका डेटिव बॉन्ड है जी। ठीक है जी। और उसके बाद ये Cl को यहां पे बना दें, ये Cl, इसके वैलेंस शेल में ये 7 इसके अपने थे और एक इसने जो है वो हाइड्रोजन का छीना था, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो मेरे बच्चों ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज हैं इनके बीच में ये आयनिक बॉन्ड भी आ गया है। कोई बात नहीं, मैं आपको पहले ही कहा मुझे आदत पड़ी हुई है बेटा, मैं क्या करूंगा, पहले मैं बता चुका हूँ। अच्छा जी, तो ये आपका आयनिक बॉन्ड भी बन गया। तो अमोनियम के जितने भी सॉल्ट्स होते हैं मेरे बच्चों, उसमें कोवलेंट बॉन्ड भी है। देखें जी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये एक डेटिव बॉन्ड है, और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में आयनिक बॉन्ड भी है। तो अमोनियम के सॉल्ट्स के अंदर सारे बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। ठीक है जी, तो इसको लिख लें कि और अमोनियम सॉल्ट्स contain number one कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड किन किन के दरमियान होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान। और दूसरा डेटिव बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। एंड द थर्ड वन दैट इज आयनिक बॉन्ड बिटवीन NH4 पॉजिटिव एंड Cl माइनस। तो इनके दरमियान जो है वो आयनिक बॉन्ड है। सॉरी, ये H के ऊपर नजर आ रहा है चार्ज, ये न्यूट्रल है, तो जब ये इसके साथ जुड़ेगा तो इस पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा जी, असल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। कोवलेंट जो कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए हम लोग मॉलिक्यूल का वर्ड यूज करते हैं। जिन चीजों में कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है, या डेटिव बॉन्ड हो, उनके लिए हम लोग मॉलिक्यूल का वर्ड जो है वो यूज करते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज हम लोग इकट्ठी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं सिंपल मॉलिक्यूल, और एक को हम कहते हैं जी मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है जी, ये दो तरह के आपके मॉलिक्यूल्स हैं। द फर्स्ट वन इज द सिंपल मॉलिक्यूल। अगर सिंपल मॉलिक्यूल चीज हो तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। अगर कोई चीज मैक्रो मॉलिक्यूल हो तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं। तो सिंपल मॉलिक्यूल जो है इसकी एग्जांपल्स क्या क्या होती हैं जी?
इसमें आपका वाटर भी आ जाता है, इसमें हाइड्रोजन भी आ जाती है, इसमें नाइट्रोजन भी आ जाती है, इसमें ऑक्सीजन भी आ जाती है, इसमें CO2 भी आ जाती है। ये सारी चीजें सिंपल मॉलिक्यूल होती हैं। यानी सिंपल मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होती है? दे हैव वेरी फ्यू एटम्स, यानी लेस देन 100 एटम्स, दे आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ठीक है, कोवलेंट कोवलेंट फॉर्म। जबकि मैक्रोमोलिक्यूल जो है, इसकी एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं कि इसकी एग्जांपल्स में क्या क्या आता है पहले, और फिर मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं। इसकी एग्जांपल में पहली चीज आपकी जो है वो डायमंड होती है, जो कि कार्बन का बना होता है। दूसरी चीज ग्रेफाइट होती है, ये भी कार्बन का बना होता है। तीसरी चीज सिलिकॉन होती है, ये Si की बनी होती है। और चौथी चीज सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है, इसको SiO2 कहते हैं। और चौथी चीज सिलिकॉन कार्बाइड होती है जी, इसको हम लोग SiC का नाम देते हैं। तो ये पांच चीजें जो हैं ये आपकी मैक्रोमोलिक्यूल होती हैं। मैक्रोमोलिक्यूल और सिंपल मॉलिक्यूल में क्या फर्क होता है? मैक्रोमोलिक्यूल की मैं एक एग्जांपल यहां पे आपको समझा रहा हूं। डायमंड को देखो, डायमंड में एवरी कार्बन इज बॉन्डेड with the four carbon atoms like that to form three dimensional tetrahedral structure। ये फैलता चला जाता है जी, हर कार्बन के साथ चार कार्बन जो है वो बॉन्डेड होते हैं, और ये स्ट्रक्चर आपका फैलता चला जाएगा, और ये पूरी की पूरी चीज एक मॉलिक्यूल होगी। आप लोग जो डायमंड देखते हो, ठीक है, तो वो डायमंड का जो पीस होता है, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे उससे छोटा हो, वो पूरी चीज एक मॉलिक्यूल होती है, सिंगल मॉलिक्यूल। जबकि उसके कंपैरिजन में सिंपल मॉलिक्यूल का अगर आप लोग कंपैरिजन करें, पानी का अगर एक ड्रॉप ले लें, एक कतरा ले लें, तो उसमें ट्रिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे, ट्रिलियंस, एक ड्रॉप के अंदर। और ये जो मैक्रोमोलिक्यूल होता है, ये एक मॉलिक्यूल होता है, और इसमें मिलियंस ऑफ एटम्स जो हैं वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना के जुड़े होते हैं जी। ठीक है, और इसको जाइंट मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इसको हम अपनी आंखों से एक मॉलिक्यूल को देख सकते हैं, लेकिन सिंपल मॉलिक्यूल जो है वो एक मॉलिक्यूल को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वो इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप से भी उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। तो सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है फिर क्या होता है? अ मॉलिक्यूल विच हैव वेरी फ्यू एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड, whereas in macromolecules millions of atoms covalently bonded to form a giant molecule। ठीक है जी, तो इसको लिख रहे हैं। सिंपल मॉलिक्यूल क्या होता है? a molecule having few atoms, ब्रैकेट में लिख लें लेस देन 100, to form few atoms covalently bonded। ठीक है जी। जबकि मैक्रोमोलिक्यूल जो है ये आपका क्या होता है? अ जाइंट मॉलिक्यूल हैविंग millions of atoms covalently bonded। ठीक है जी। तो यू गॉट द सिंपल मॉलिक्यूल एंड यू गॉट द मैक्रोमोलिक्यूल। तो ये दो आपके मॉलिक्यूल्स आपके होते हैं, सो यू शुड नो अबाउट देम। अच्छा जी, उसके बाद सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इनके अगर मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो हम लोग जब इनको मेल्ट या बॉयल करते हैं, तो हम लोग पानी के मॉलिक्यूल को नहीं तोड़ रहे। यानी ये जो सपोज करें, मैं पानी की एग्जांपल लेता हूं, तो व्हेन वी आर गोइंग टू हीट the water, when it boils or when it melt, so basically we are not going to break the water molecule. Basically between the water molecule we got
द वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, ठीक है जी, ये वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं जिनको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, और ये बहुत वीक होती हैं जी, इन पे काबू पाना बहुत आसान काम होता है। सो दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो जितने भी सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही लो होता है, क्योंकि उसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं between the molecules, which requires less energy to overcome. Simple molecules have low melting point and low boiling point, as less amount of heat energy is required to overcome the weak intermolecular forces of attractions। ठीक है जी। तो मेरे बच्चों, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, और उसकी रीजन मैंने आप लोगों को बता दी है। क्यों लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं, जिन पे ओवरकम करना आसान होता है जी, कम एनर्जी चाहिए होती है। जबकि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि उनको जब मेल्ट करना हो तो ये बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ता है, कोवलेंट बॉन्ड्स को, और कोवलेंट बॉन्ड्स को मेरे बच्चों ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे हम कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं तोड़ रहे, यानी पानी का जो मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये कोवलेंट बॉन्ड है। ये जो लाइनें लगी होती है ना किसी भी चीज के दरमियान, वो कोवलेंट बॉन्ड को शो करती हैं। ठीक है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं हम ब्रेक कर रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, उनको हम लोग तोड़ रहे हैं। यानी जब पानी बॉयल होता है तो पानी का मॉलिक्यूल टूट नहीं जाता, बल्कि पानी का पूरा मॉलिक्यूल लिक्विड से गैसियस स्टेट में जो है वो मूव हो जाता है जी। ठीक है जी, तो इसको लिख लें, मैक्रोमोलिक्यूल्स have high melting point, has a large amount of heat energy is required to overcome strong covalent bonds। giant nuclear जो polar bonds उनके बीच में कोई हाइड्रोजन और ये लाइन का मतलब क्या होता है बेटा? तो कहीं भी तुम्हें वो इस तरह की ये फोर्सेस नजर आ रही हैं? फिर अगर इस तरह की आ जाएंगी तो होगा। ग्रेफाइट में होते हैं बीच में, ये वाली भी होती हैं और वो दूसरी भी होती है, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ओवरऑल बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है जी। अब एक एक करके जो है वो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में हम लोग जो है वो डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट माय डियर, ये रब कर दूं। अच्छा जी, हम लोग शुरू कर रहे हैं जी मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल में मैंने आपको पहले बताया कि 5 हम लोगों ने करने हैं। पहला आपका डायमंड है,
ठीक है जी, ये कार्बन का बना होता है। दूसरा आपका ग्रेफाइट है, which is also made up of carbon. The third one, that is silicon, Si. The fourth one, that is silicon dioxide, and the fifth one, that is silicon carbide. इसमें देखें ये जो पहले तीन मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ये एक सिंगल एलिमेंट के बने हुए हैं, कार्बन या सिलिकॉन के। तो जो चीजें एक सिंगल एलिमेंट की बनी होती हैं उनको हम कहते हैं एलिमेंटल मैक्रोमोलिक्यूल। सो दिस इज द एलिमेंटल मैक्रोमोलिक्यूल। ये एक एलिमेंट के बने हुए हैं, ये SiO2 और सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है जी, ये एक से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ जुड़ के जो है वो बने हुए हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द कंपाउंड मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है जी, तो पेपर में एक दफा एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि उसने कहा हुआ है कि मैक्रोमोलिक्यूल जितने भी हैं वो सारे एलिमेंटल होते हैं। तो दिस इज रॉन्ग। मैक्रोमोलिक्यूल एलिमेंटल भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं, यानी उसमें एक एलिमेंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं जी। और अगली चीज, ये डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में सुन रहे हैं, ये दोनों कार्बन के बने हुए हैं। ग्रेफाइट आपकी जो पेंसिल होती है उसके आगे जो सिक्का होता है, ठीक है जी, उसको जो है वो हम लोग ग्रेफाइट का जो है वो नाम देते हैं। वो ग्रेफाइट है लेकिन लोग उसको लेड पेंसिल का नाम दे देते हैं। तो लेड इज नथिंग, ठीक है। ग्रेफाइट यानी वो जो ब्लैक कलर का वो जो है चीज, वो असल में ग्रेफाइट होती है, वो जो ब्लैक कलर का है। ठीक है, उसको देखें और डायमंड को देखें तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। डायमंड जो है वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल डिफरेंट है, और वो जो ग्रेफाइट आपका है पेंसिल का सिक्का, उसकी बिल्कुल एक उससे डिफरेंट है। तो ये दोनों चीजें बनी तो कार्बन की हुई है, दोनों की फिजिकल अपीयरेंस एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इसी चीज को हम कहते हैं एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं मेरे बच्चों? द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स in such a way that they are physically different but chemically alike। ठीक है जी, यानी केमिकली दोनों जो है वो सेम होते हैं, कार्बन के बने हुए हैं, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस जो है वो इनकी एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट होती है। इनको हम लोग एलोट्रॉप्स का नाम देते हैं जी। तो एलोट्रॉपी पेपर में दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका हुआ है कि व्हाट आर द एलोट्रॉप्स। तो आपने बता देना है कि ऐसे दो चीजें जिनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, केमिकली वो सेम है, लेकिन उनकी फिजिकल जो अपीयरेंस है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, तो उसको हम लोग एलोट्रॉप कहते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। एवरीबॉडी हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।